नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है सिनाई प्रायद्वीप इजराइल में एक त्रिकोण के आकार का प्रायद्वीप है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है प्रायद्वीप में स्वेज नहर शामिल है जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है और भूमध्य सागर को फारस के सागर से जोड़ता है। आपके ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सिनाई प्रायद्वीप क्या है या फिर सिनाई जो पेनिनसुला है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, प्रायद्वीप वैसा क्षेत्र होता है जो लगभग तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इस प्रकार से आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, ये है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इसीलिए क्या है, ये है प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। इसका नाम है सिनाई। ठीक है, क्या नाम है, सिनाई पेनिनसुला। अब ये भाग किसका है, ये इजराइल का भाग नहीं है। ठीक है, ये भाग है इजिप्ट का, यानी मिस्र का। किसका भाग है, ये है मिस्र का भाग। इसीलिए जो पहला जो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोण के आकार का है, तो त्रिकोण के आकार का तो ये हैगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इजराइल का नहीं है। किसका है, मिस्र का है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखा है प्रायद्वीप में स्वेज नहर शामिल है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक स्वेज नहर देखने को मिलेगी, एक स्वेज कैनल देखने को मिलेगी। फिर लिखा हुआ है जो एक मानव निर्मित जल मार्ग है, ये बात भी सही है कि जो यहाँ पर स्वेज कैनल है इसको 1869 में कंप्लीट कर दिया गया था बना के इसको, यानी मानव ने बनाया है। फिर यहाँ पे लिखा है भूमध्य सागर को फारस के सागर से जोड़ता है, ये बात गलत लिखी है। देखिए ऊपर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, लेकिन ये जोड़ता किसको है, ये जोड़ता है रेड सी को, यानी लाल सागर को, ना कि फारस के सागर को। इसीलिए ये भी गलत हो जाता है और आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सिनाई प्रायद्वीप के बारे में समझ लिया। अब हम अपने चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है तमिल भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है अलवार 12 शैव संत कवियों का एक समूह था। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है नयनार 63 वैष्णव संत कवियों का एक समूह था। और ऑप्शन नंबर 3 बोलता है ओधुवर तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में मुख्य पुजारी थे। आपको बताने हैं कितने सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ऊपर लिखे हुए हैं तीन स्टेटमेंट, तीनों के तीनों गलत हैं, एक भी सही नहीं लिखा हुआ। देखिए, जो अलवार होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। ठीक है, और जो नयनार होते हैं वो पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा की, यानी शिव भगवान की। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, अलवार पूजा किसकी करते हैं, मैंने आपको बताया विष्णु जी की, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक शैव संत है, इसीलिए गलत हो जाता है। जो नयनार है वो किसकी पूजा करते हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैष्णव संत लिखा हुआ है, इसीलिए गलत हो जाता है। ये दोनों किस लिए गलत हो गए, क्योंकि इसको इंटरचेंज कर दिए गए हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 12 और 63, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बस ये है कि अलवार को नैनार लिख दिया गया है और नैनार को अलवार लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ओधुवर क्या है। देखिए, जो ओधुवर है ना वो आपको तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पर आप तमिलनाडु देख पा रहे होंगे, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, हिंदू मंदिरों में भजन गाने का काम करते हैं ओधुवर। ठीक है, लेकिन ये पुजारी नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो भजन गाते हैं वो किसके लिए भजन गाते हैं, देखिए ये शैव जो मंदिर होते हैं ना, शिव जी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर शैव की स्तुति करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो गीत और भजन गाते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं
मुराई भजन संग्रह से लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये भजन गाते हैं, ठीक है, भजन तो गाते हैं, लेकिन इनको जो पवित्र गर्भगृह होता है ना, वहां पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया कि ओधुवर क्या काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ओधुवर तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों में मुख्य पुजारी थे। तो यहाँ पे पुजारी तो थे ही नहीं, वो सिर्फ भजन गाने का काम करते थे। इसीलिए तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, वो बोलता है कि मुथुवन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पास एक विशिष्ट सरकारी प्रणाली है जिसे कार्नी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वे कर्नाटक और महाराष्ट्र तक के फैले एक ऊंचे जंगल में रहते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल पहला जो ऑप्शन है वो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब पहले हमें देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? सबसे पहली बात कि जो मुथुवन जनजाति है, मुथुवन जो ट्राइब्स है, वो कहाँ पे रहते हैं? देखिए, वो रहते यहाँ पर है तमिलनाडु और केरल के बीच में एक आपको पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बीच में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जो तमिलनाडु को और केरल को अलग करती है। ठीक है, काफी ऊंची पहाड़ी है। इस ऊंची पहाड़ी में ही ये मुथुवन जनजाति रहती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये कर्नाटक में और महाराष्ट्र में रहते हैं। ये तो गलत लिखा है, क्योंकि रहते कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल के बीच में जो पहाड़ी है वहाँ पे रहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे बात की गई है कार्नी प्रणाली की। कार्नी प्रणाली क्या है? देखिए, जो मैंने आपको एरिया बताया ना, इस पहाड़ी पे ये लोग रहते हैं। अब इस पहाड़ी में काफ़ी सारे गाँव हैं जहाँ पे ये रहते हैं। हर गाँव में आपको एक कार्नी देखने को मिलेगा। ठीक है, हर गाँव में आपको एक कार्नी देखने को मिलेगा जो क्या करता है? इनका नेतृत्व करता है। ठीक है, सारा प्रशासन वही देखता है, सारी चीजें वही देखता है। एक तरह से बोलते हैं कि मुखिया होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्नी प्रणाली। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एंजल टैक्स के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन 4 बोलता है एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एंजल टैक्स है एक आयकर है जो 50% की दर से तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है एंजल टैक्स केवल निवासी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू होता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 21 देशों के निवेशकों को भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश के लिए एंजल टैक्स लेवी में छूट दी है। आपके ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है, 1 और 2 गलत है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंजल टैक्स क्या होता है और जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट लिखे हैं वो गलत क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो एंजल टैक्स है वो कहाँ पे लगाया जाता है? देखिए, जो एंजल टैक्स है वो एक इनकम टैक्स है, यानी एक आयकर है। वो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। एंजल टैक्स कहाँ पे लगता है? मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसको हमने लिस्ट नहीं कर रखा एनएसई पे, एनएसई या फिर बीएसई पे। ठीक है, एनएसई बीएसई आपको पता है ना, स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसने लिस्ट नहीं कर रखा अपने आप को, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि हम अपने शेयर बेचें। जब वो किसी को अपने शेयर बेचती है, वो भी उसकी जो बाजार मूल्य है उससे अधिक कीमत पर, तो वहाँ पर हम एंजल टैक्स लगाते हैं। अब जो एंजल टैक्स लगता है वो कितना लगता है? वो इस समय लगता है 30.6%, ना कि 50%। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट में 50% की जो दर लिखी हुई है, अगर वो 30.6% की दर लिखा होता तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 50% की दर लिखी हुई है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। एंजल आपने टैक्स देख लिया, एंजल टैक्स वहाँ पे लगता है जब एक असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसकी बाजार मूल्य से अधिक कीमतों पर शेयर जारी करती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये केवल निवासी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू होता है। ये गलत बात है, क्योंकि
अभी हाल ही में एक वित्त अधिनियम 2023 को मतलब पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया कि जो विदेशी निवेशक हैं उनके ऊपर भी अब हम क्या करेंगे, एंजल टैक्स को लगाएंगे। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही क्यों है? थर्ड स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि मई 2023 में जो हमारा वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे ही करीब 21 ऐसे देश हैं जहाँ के निवेशकों के लिए ऐसा बोल दिया कि आप यहाँ पर आइए, निवेश करिए और आपको एंजल टैक्स लेवी दी जाएगी, यानी आपको एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बोलता है वो बोलता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जीआई टैग दिए गए हैं, यहाँ पर उत्पाद करने के राज्य दिए गए हैं, यानी जो ये लिखी हुई है ये कहाँ पर उत्पादन होता है इसका, ठीक है। याक छुरपी अरुणाचल प्रदेश, खाईताऊ मेघालय, तांगसा कपड़ा लद्दाख। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है। एक कौन सा सही है? वो है अरुणाचल प्रदेश वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के 3 ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमने जीआई टैग दिया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वो यही तीनों हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो हो गया तांगसा कपड़ा, ठीक है, खाताई और याक चुरपी। देखिए जो याक चुरपी है वो क्या है? ये एक तरह का याक के दूध से बना हुआ एक उत्पाद है जिसको हम अरुणाचल याक चुरपी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा याक चुरपी। उसके बाद बात करते हैं खावताई की, ठीक है। ये नामसाई क्षेत्र के चबाने वाली चिपचिपी चावल की एक किस्म है, ठीक है। एक तरह की चावल की एक किस्म है जिसको हम खावताई बोलते हैं। ये मतलब चबाने वाली थोड़ी चीज़ है, ठीक है, जिसकी खेती अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक खपटी आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। तांगसा कपड़े की बात करें तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जो यहाँ की तांगसा जनजाति है इनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है बिल्कुल सही है, बाकी 2 गलत है, क्योंकि इसके भी उत्तर हमारा अरुणाचल प्रदेश ही होना चाहिए था, ठीक है। तो आज आपने अपने 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।